और देखिए, ईरान इजराइल जंग को लेकर के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अभी तक ईरान के युद्ध में उनसे मदद नहीं मांगी। वहीं ये भी खबर है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले को मंजूरी दे दी है। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष चरम पर है। दोनों देश न झुकने को तैयार है, न ही पीछे हटने के लिए। ऐसे में दोनों तरफ से हमले जारी। वहीं माना जा रहा है कि अमेरिका ने भी ईरान पर हमले का प्लान तैयार कर लिया। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने निजी तौर पर ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दे दी, लेकिन अंतिम आदेश अभी रोक रखा है। ट्रंप ईरान इजराइल युद्ध में कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें ईरान पर अमेरिका का सैन्य हमला भी शामिल है। वहीं ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि ईरान ने इजराइल के साथ अपने संघर्ष में मॉस्को की मदद नहीं मांगी। संघर्ष के बावजूद रूसी विशेषज्ञ ईरान के बुशहर में मौजूद परमाणु बिजली संयंत्र में काम कर रहे हैं। ये भी ईरान को किया जा रहा समर्थन। ईरान ने इसके अलावा किसी भी तरह के समर्थन की मांग नहीं की है। व्लादिमीर पुतिन ने ये बात सेंट पीटर्सबर्ग में एक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। वहीं पुतिन के बयान से साफ नहीं है कि इस युद्ध में रूस का रुख क्या रहने वाला है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वो ये है कि इजराइल और ईरान की जंग रोकने के लिए पुतिन मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। ये बात उन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत के दौरान कही है। पुतिन ने कहा है कि वो ट्रंप और नेतन्याहू के संपर्क में हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल और ईरान जंग के बीच में मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं व्लादिमीर पुतिन। और उन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट से ये बात कही है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के संपर्क में हैं और ऐसे में मीडिएशन को लेकर वो कदम आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों ही देशों को युद्ध से पीछे हटने के लिए वो लगातार अमेरिका और इजराइल दोनों ही राष्ट्रों के प्रमुखों के संपर्क में हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। और देखिए, मध्यस्थता करने को तो तैयार है, लेकिन इसी बीच चंद घंटे पहले ही ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी थी कि बिना शर्त सरेंडर कर दे। शायद ट्रंप ने सोचा होगा कि उनकी धमकियों से खामेनेई डर जाएंगे, लेकिन यहाँ कहानी दूसरी है। कहानी पलट गई और खामेनेई ने युद्ध के पीछे हटने के बजाय जंग की घोषणा कर दी। देखिए इस रिपोर्ट में। आयतुल्लाह खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, अब जंग शुरू होती है, यानी खामेनेई की ओर से जंग का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। इसके बाद बुधवार रात भी दोनों की ओर से मिसाइल और ड्रोन दागे गए। ईरान की सेना ने इजराइल से कह दिया कि अब तक जो हुआ वो ट्रेलर था, असली कहानी अभी बाकी है। अब तक किए गए ऑपरेशन केवल चेतावनी और रोकथाम के लिए थे। जल्द ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए तेल अवीव और जाफा के निवासियों को अपनी सुरक्षा के लिए उन क्षेत्रों को छोड़ने की सख्त चेतावनी दी जाती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इजराइल और ईरान दोनों ही इस वक्त जंग के नाजुक मोड़ पर हैं। ईरान की बमबारी की तीव्रता कम हुई है। पहले दिन उसने 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। मंगलवार को सिर्फ 10 मिसाइलें। इजराइल एयर डिफेंस की मिसाइलें भी खत्म हो रही हैं। वो ईरान की सारी मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम नहीं है। चुनिंदा टारगेट्स को ही तबाह किया जा रहा है। जंग में दोनों पक्ष मुश्किल दौर में हैं, लेकिन पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो खामेनेई ने तो अमेरिका की बात नहीं मानी, जिसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही अमेरिका ईरान पर हमला बोल सकता है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि युद्ध के हालात हमेशा बदलते रहते हैं। We'll see what happens. Got a ways to go. They should have made the deal. I had a great deal for them. They should have made that deal. 60 days we talked about it, and in the end they decided not to do it, and now they wish they did. इजराइल से युद्ध में उलझे ईरान को लेकर ट्रंप ने ये बयान दिया। दावा किया कि ईरान को अब इस बात का पछतावा हो रहा है कि उसने अमेरिका की ओर से दिया गया प्रस्ताव ठुकरा दिया। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि फिलहाल तो अमेरिका के दरवाजे ईरान के लिए बंद हैं, लेकिन युद्ध में स्थिति कभी भी बदल सकती है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। And they want to meet, but it's a little late to meet, but they want to meet, and they want to come to the White House. They'll even come to the White House. So we'll see. I may do that, but it's a shame it could have been done the easy way. Do you think breaking that could fall?
Sure, anything could happen, right? Of that, sure, that could happen. और देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था और वहीं इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को शानदार नेता भी बता दिया, तो ये भी कह दिया है कि उन्हें पाकिस्तान से प्यार भी है। देखिए, I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में जहां पीएम मोदी को शानदार शख्सियत बताया, तो वहीं ये भी कह दिया कि उन्हें पाकिस्तान से प्यार है, उस पाकिस्तान से जिसे दुनिया आतंकिस्तान के नाम से जानती है। वहीं ट्रंप ने इसके अलावा एक बार फिर से दावा कर दिया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था। But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped the war between two major nuclear nations. ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा किया है। वहीं कनाडा में जी समिट में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की मध्यस्थता किसी और देश ने नहीं की, बल्कि सीज फायर की मांग पाकिस्तान की ओर से की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से फिर सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। कांग्रेस ने फिर से ट्रंप के बयान को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं और इस मुद्दे पर बार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था, जिसे लेकर कांग्रेस ने फिर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की ओर से एक्स पर पोस्ट कर मोदी सरकार पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा कि सुबह मोदी सरकार ने हिंदी में एक बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से साफ साफ कहा कि सीज फायर में आपका कोई रोल नहीं है, ट्रेड की वजह से सीज फायर नहीं किया गया। शाम होते होते ट्रंप कह रहे हैं मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया। कांग्रेस ने पूछा कि जब पीएम मोदी ने ट्रंप को साफ कर दिया था, तो आखिर भारत सरकार और ट्रंप के बयान में विरोधाभास क्यों है? मोदी सरकार कुछ और कह रही है और ट्रंप अपने दावे पर अड़े हुए हैं। हकीकत ये भी है कि सीज फायर की पहली जानकारी ट्रंप के ट्वीट से ही हुई थी। आखिर नरेंद्र मोदी खुलकर ट्रंप पर जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। और देखिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि मुनीर उनके न्योते पर ही अमेरिका आए हैं। वहीं आसिम मुनीर से ट्रंप की मुलाकात को लेकर के कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। देखिए, And I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left just a little while ago. We're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan. I'm so happy. There was a deal that two smart people decided not to keep going with that war. डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद आया, जिसमें ट्रंप उस मुनीर की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, जो पाकिस्तानी आर्मी की आड़ में तमाम आतंकी और जिहादी गुटों की मदद करता है, आतंक फैलाने के लिए उन्हें असलहा मुहैया कराता है। वहीं मुनीर की ट्रंप से मुलाकात को लेकर भारत में सियासी शोले भड़कते दिख रहा है। कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। उसी व्यक्ति को निमंत्रण देना, वॉशिंगटन बुलाना, व्हाइट हाउस में भोजन देना, मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस ने आरोप लगाया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। शहबाज शरीफ जो है और आसिम मुनीर आज खुश इस बात पे होंगे कि जयराम रमेश और राहुल गांधी जैसे उनको प्रचार करने वाले दो नेता मिले हैं, जो अपने देश की बात नहीं करते परंतु दुश्मन देश पाकिस्तान की बात करते हैं। वह ईरान में बड़ा हमला करने की तैयारी में है। इजराइल ईरान में अरक न्यूक्लियर साइट पर हमले की तैयारी में इजराइल लगा हुआ है। इजराइल ने अरक न्यूक्लियर साइट खाली करने को कह दिया है। न्यूक्लियर साइट के आसपास 2 किलोमीटर का इलाका खाली करें। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है और साथ ही ईरान में एक बड़ा हमला इजराइल करने की तैयारी में है और लगातार देखिए अमेरिका चेतावनी भी दे रहा है कि ईरान कोई भी गुस्ताखी ना करे, जिसकी भरपाई उसे चुकानी पड़ेगी। ईरान में अरक न्यूक्लियर साइट पर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल, ये बड़ी खबर है। साथ ही इजराइल ने अरक न्यूक्लियर साइट जो है उसकी रेकी की, उसको खाली करने के लिए फिलहाल कहा गया है। न्यूक्लियर साइट के आसपास बताया जा रहा है कि 2 किलोमीटर का पूरा इलाका है जिसको खाली करने को कहा गया और यहाँ पर अटैक करने की तैयारी फिलहाल इजराइल कर रहा है।
और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इजराइल ईरान के बीच युद्ध बढ़ते ही जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल के जरिए हमला करते नजर आ रहे हैं और इससे दोनों ही देशों को भारी नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही युद्ध के कारण ईरान में बची तबाही के बीच वहां रह रहे भारतीयों के लिए उनके परिवार में चिंता। इसी बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों की सकुशल घर वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत भी की। तो ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत हो गई है और ऐसे में ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारतीयों को सुरक्षित ईरान से वापस भारत लाया जा रहा है, वहां से निकाला जा रहा है। और उसके तहत आज सुबह तड़के तकरीबन 110 भारतीय छात्रों का जो पहला जत्था है वो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर गया और इन सभी लोगों को ईरान से आर्मेनिया के रास्ते होते हुए सड़क मार्ग से लाया गया। उसके बाद फ्लाइट से उनको दिल्ली लाया गया। अब इंडिया वापस आ गई, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सिचुएशन अभी वहाँ पर है? वहाँ पे हालात तो ख़राब है ही। आप कब गई थी इंडिया से वहाँ पढ़ाई करने? 1.5 ईयर्स पहले। क्या पढ़ाई कर रही? मेडिकल MBBS। अच्छा, तो आपका और भी कोई वहाँ पर अभी है जिससे बातचीत और होती, कोई रिलेटिव अभी भी? कजिन है। अच्छा, इंडिया पे आके कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मुंबई। अब आगे का शेड्यूल क्या रहेगा, क्या प्लान है? हम फ्लाइट करेंगे अभी यहाँ से। सरकार के रोल के बारे में क्या आपका सोचना है, किस तरह की चीजें हुई? बहुत अच्छा अरेंजमेंट था स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए। क्या नाम है आपका? नरजिस। आप कहाँ की भारत में रहने वाले? मैं मुंबई से हूँ जी। इंडिया वापस आ गई, किस तरह की सिचुएशन जो है ईरान में वो? बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अब हम लोग सेफली यहाँ पे आ गए हैं जी। और आपके स्टूडेंट कुछ दोस्त जो हैं वो वहाँ पर हैं? नहीं, अभी हम लोग तो सब यहाँ पे आ गए हैं। थैंक यू। आपका नाम क्या है? आप इंडिया में हुसैन सर, मैं नागपुर से हूँ, नागपुर इंडिया से। ये बताइए, आप ईरान में किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? और मैं डॉक्टर हूँ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, मेरा रोटेशन चल रहा है MBBS का। सर क्या नाम है, लास्ट ईयर था सर, वॉर थी, रात को सायरन्स होते थे, सायरन्स तो नहीं कहेंगे सर, ब्लास्टेस की आवाज़ आती थी। मेरा सिटी उतना बड़ा नहीं है तो इफेक्ट उतना नहीं था, बट जो तेहरान साइड है, इस्फहान साइड है, उन जहाँ वो हमारे मेडिकल इंडियन स्टूडेंट है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अपील करूँगा, प्लीज़ उन्हें जल्दी निकालिए, वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब है। इतना लंबा जो सफ़र रहा ईरान से यहाँ पर आने में, आर्मेनिया आए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पर आप आ गए हैं, अब अगर देना गया 10 में से 10 तो मैं 10 में से 100 दे दूंगा। जिस तरीके से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने वर्क किया है ऐसा कोई नहीं कर। सरकार को एक शब्दों में कुछ कहना हो तो क्या? एक्सीलेंट, आवर गवर्नमेंट नीति, विदेश नीति एक्सीलेंट। ऑपरेशन सिंधु को लेकर विदेश राज्य मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए और बताया कि ईरान में फंसे हिंदुस्तानियों को सुरक्षित लाने का मिशन लगातार रहा। हम लोग अपनी तरफ से, हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से यहाँ तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए। और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के लिए। चलिए इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, खालिस्तानियों को लेकर के कनाडा का बड़ा कबूलनामा आ गया है। तो जिसका इंतजार भारत को था, देखिए वो वक्त आ गया है, खालिस्तानियों को लेकर के कनाडा का कबूलनामा आ गया है। बहुत बड़ी खबर, कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS का बहुत बड़ा दावा है जो सामने आया है। कनाडा से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे खालिस्तानी चरमपंथी वो थे और साथ ही भारत में हिंसा को बढ़ावा देने, फंडिंग, प्लानिंग में जुटे थे ये खालिस्तानी। और लगातार भारत ये आरोप लगाता रहा है कि कनाडा की जो सरजमी है खालिस्तानी चरमपंथी उसका इस्तेमाल करती है भारत के खिलाफ और लगातार इसको नकार दिया जाता था। और अब बात पीएम मोदी की, जो 3 देशों की सफल यात्रा के बाद आज हिंदुस्तान लौट रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी के पहले विदेश दौरे का आखिरी पड़ाव क्रोएशिया था, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। दोनों ही देशों में कई करार हुए और पीएम ने दुनिया को एक बड़ा संदेश देते हुए कहा कि रणभूमि से समस्याओं का समाधान नहीं निकलता। पीएम नरेंद्र मोदी क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। राजधानी जगरेब में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनके स्वागत में क्रोएशियाई नागरिकों और भारतीय समुदाय के लोगों ने मंत्रोच्चार कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद स्वागत में नृत्य पेश किया गया
और फिर पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगरेब मातृभूमि स्मारक का दौरा किया और वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की। क्रोएशिया के पीएम के साथ मीटिंग की, कई अहम करार हुए। हम सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान इजराइल जंग को लेकर भी चर्चा की। हम दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, उसका रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद में थाने के बाहर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। झगड़े की शिकायत दर्ज करने ये युवक पहुंचा था। बताया जा रहा है कि गोली मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है। गाजियाबाद के थाना मुरादनगर की यह घटना है और देखिए तस्वीरों में उसके परिजन जो है पुलिस स्टेशन के बाहर बैठकर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। तो ये मामला गाजियाबाद थाने का है, जहां पर एक युवक शिकायत दर्ज करने गया था लेकिन उसकी हत्या कर दी पुलिस स्टेशन के बाहर। उसकी हत्या की गई। झगड़े की शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन ये युवक पहुंचा था और वहां पर गोली मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। और उसके बाद परिजनों का किस कदर रो रो कर बुरा हाल है। बताया ये भी जा रहा है कि कैसे एक झगड़े का मामला था जिसको लेकर के ये युवक पुलिस स्टेशन तक गया, गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन तक गया, लेकिन वहां पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। विपिन तोमर हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विपिन, ये बता रहा है लॉ एंड ऑर्डर का हाल कि युवक गया था शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने के अंदर और थाने के बाहर निकलते ही उसे गोली मार दी गई। जी देखिए, बिल्कुल हालात यही बता रहे हैं कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हुआ है, क्योंकि कुछ देर पहले ही जब इसकी हत्या की गई, इससे पहले ये अपने पिता के साथ कार में जा रहा था। अपनी बहन को बिठाने के लिए इसने कार रोकी थी। उसी दौरान आरोपियों ने इसे धमकाया था और न सिर्फ धमकाया था बल्कि उसके बाद घर पे आके फायरिंग की थी, जिसकी इन्होंने पुलिस में शिकायत की। और पुलिस जब इसके घर आई और इनको थाने ले जाने लगी शिकायत देने के लिए, उसी दौरान आरोपी को भी पता चल गया कि उसकी शिकायत देने के लिए जा रहे हैं। ये जब बाहर निकल रहे थे, पिता था और ये युवक था, उसी दौरान आरोपियों ने जिस तरीके से जो मृतक है उसके पिता ने बताया है कि ताबड़तोड़ फायरिंग करी और फायरिंग करने के बाद इस युवक को 2 गोली लगी और इसकी अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के शव को रखते परिवारजनों ने थाने के बाहर जाम भी लगाया और मांग की कि जिस तरीके से घटना हुई है उससे पूरा थाना बर्खास्त किया जाए। लेकिन ये दिखाता है कि किस तरीके से जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद हैं और उन्हें थाने के बाहर हत्या करने में भी किसी तरह का कोई संकोच नहीं है। धन्यवाद विपिन तोमर आपका इस पूरी बातचीत के लिए। राजा हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। वहीं इस बीच संजय वर्मा का नाम भी सामने आया है, जिसे सोनम से शादी से पहले 100 से ज्यादा फोन कॉल सोनम ने किए थे। राजा रघुवंशी हत्याकांड के सभी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। 8 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड में पुलिस ने तमाम आरोपियों से पूछताछ कर कई अहम सबूत जुटाए हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के साथ मौकाए वारदात पर सीन भी रिक्रिएट किया है। वहीं इस बीच ये भी दावा सामने आया है कि सोनम रघुवंशी संजय वर्मा नाम के शख्स से लगातार संपर्क में थी और वो उससे घंटों बात करती थी। जानकारी के मुताबिक सोनम ने करीब 1 महीने में इस शख्स से 234 बार बात की। ऐप पर यह नंबर संजय वर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच दोनों में 234 बार बातचीत हुई, लेकिन अचानक 8 जून को रात करीब 11:30 बजे वो नंबर बंद हो गया और 8 जून की रात को ही गाजीपुर में सोनम मिली थी। वहीं मेघालय पूर्वी हिल्स जिले के एसपी विवेक ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने वर्मा का पता लगाने के लिए इंदौर में तलाशी अभियान चलाया, जिसका फोन बंद था। बाद में पता चला कि संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि राज कुशवाहा है, जिसने अपनी प्रेमिका के पति की हत्या की साजिश रची थी। रफ्तार की सनक किस कदर भारी पड़ सकती है, इसकी बानगी देखने को मिली राजस्थान के नूह में, जहां एक बुलेरो गाड़ी बेकाबू होकर बीच सड़क पर पलट गई। वहीं यह हादसा सड़क पर मौजूद सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। राजस्थान के नूह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ये बोलेरो कार अचानक ही सड़क पर बेकाबू होती दिखी। तेज रफ्तार से हाईवे पर भाग रही इस गाड़ी के ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद ये गाड़ी हाईवे पर पलट गई। कई बार पलटने के बाद ये सड़क के किनारे जाकर गिरी और इस हादसे को देखने वाले लोग सन्न रह गए। एक बार फिर से देखिए
कि ये गाड़ी कैसे सड़क पर तेज रफ्तार की वजह से पहले बेकाबू हुई और उसके बाद कई बार पलटी। गाड़ी को इस तरह हाईवे पर पलटता देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग हादसे के बाद गाड़ी में सवार लोगों की मदद करने पहुंचे। इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे जो अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे। यह हादसा मेवात इलाके के घासेड़ा गांव के पास हुआ, जहां स्थानीय लोगों ने घायलों को पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। वहीं यह पूरा हादसा हाईवे पर मौजूद सीसीटीवी में कैद हो गया। मॉनसून की दस्तक के साथ ही देश के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कई जगहों पर भारी बारिश से हालात अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं, तो कई जगह जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पिछले कुछ दिनों से जारी लगातार बारिश के बाद हालात बेहद खराब दिख रहे हैं। यहाँ कई घर पानी में डूब गए, जबकि कई घरों के भीतर तक पानी पहुँच गया। लोगों के घरों का सामान पानी में डूबा दिख रहा है, जिससे उन्हें खासी मुश्किल पेश आ रही है। ऐसे में नाराज लोग सड़क पर इकट्ठा हुए और जल भराव के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। नाराज लोगों ने इस दौरान NH 314 को जाम कर विरोध जताया। मानसून की शुरुआती बारिश के बाद यूपी के श्रावस्ती में भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। हालत यह है कि सड़क पर दरिया बहता दिख रहा है। सड़क पर पानी के तेज बहाव से किसी हादसे की आशंका भी बनी हुई है और लोग इस तेज बहाव के बीच से गुजरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से कई इलाकों से संपर्क टूटने का खतरा भी मंडराता दिख रहा है। बुधवार को झारखंड की राजधानी रांची और केरल के कोच्चि में भी जोरदार बारिश देखने को मिली। तेज बारिश की वजह से दोनों शहर पूरी तरह पानी में सराबोर दिखे, जहां बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से निजात मिली। वहीं पिछले हफ्ते आज ही के दिन अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें 275 लोगों की जान चली गई थी। उस हादसे के लिए टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने माफी मांगी है। एक इंटरव्यू में एन चंद्रशेखरन ने 12 जून को हुए भयावह विमान हादसे पर बात की। प्लेन कैसा था, पायलट कितने अनुभवी थे और हादसे को लेकर जो जांच चल रही है उसको लेकर खुलकर बात की और हादसे में अपनों को गंवाने वाले पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की बात कही। इसके साथ ही हादसे का शिकार हुए विमान को लेकर उठ रहे सवालों पर भी बड़ा खुलासा किया। मानवीय त्रुटि एयरलाइंस इंजन और मेंटेनेंस को लेकर अटकलें चल रही हैं। बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन जो तथ्य अब तक मेरे सामने आए वो ये है कि विमान का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। दोनों इंजन की हिस्ट्री साफ है। दाहिने इंजन को मार्च 2025 में ही बदला गया था। बाएं इंजन की 2023 में सर्विस हुई थी और अगली मेंटेनेंस दिसंबर 2025 में होनी थी। एयर इंडिया के पास 33 ड्रीमलाइनर में से किसी का भी रखरखाव तुर्की की टर्किश टेक्निक द्वारा नहीं किया जाता है। विमान के पायलटों को लेकर सवाल पर चंद्रशेखरन ने कहा कि दोनों पायलट बहुत ही अनुभवी और कुशल थे। चंद्रशेखरन ने कहा कि जांच जारी है और ब्लैक बॉक्स और रिकॉर्डिंग डिवाइस पूरी सच्चाई बताएंगे। इस बीच यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। एयर इंडिया ने क्या फैसला लिया है वो आपको बता देते हैं। वाइड बॉडी यानी कि बड़े विमान वाले उड़ानों में कटौती का फैसला एयर इंडिया की ओर से लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 15% की अस्थायी कटौती करने का भी फैसला लिया गया है। 20 जून से मध्य जुलाई तक ये लागू रहेगा। संचालन में स्थिरता बनाए रखने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। यात्रियों को बेहतर सेवा और असुविधा से बचाने के लिए ये फैसले महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बोइंग 7878 और 7879 विमानों की जांच करने का फैसला भी लिया गया है। DGCA ने एनहांस सेफ्टी इंस्पेक्शन किया है। एयर इंडिया में कुल 33 बोइंग 7878 और 7879 विमान हैं। 33 में से 26 बोइंग 7878 और 7879 सुरक्षित घोषित किए गए हैं। बाकी विमानों की जांच भी जल्दी पूरी कर दी जाएगी। एहतियातन बोइंग 777 बेड़े की भी अतिरिक्त सुरक्षा जांच का फैसला लिया गया है।